H1 रिजल्ट की श्रृंखला में आप सबका दोस्तों स्वागत है। और इस सीरीज में दोस्तों अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के नतीजे जानना चाहते हो कि उनका Q2 के नतीजे क्या है और इससे हम आने वाली रणनीति क्या तय कर सकते हैं, दोस्तों आइए हम गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट को बारीकी से डिटेल में देखेंगे और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। ये मदद करने के लिए दोस्तों हमारे बीच में डॉक्टर शेख जैद जो कि प्रयागराज से है। दोस्तों 2 साल पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखा था, अपने प्रोफेशन के साथ एज ए इन्वेस्टर है, पर बढ़िया रिसर्च करते और अब तक इन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन डेटा एनालिसिस अब तक करके दिए है। तो आइए दोस्तों हम जैद भाई से जाने गोदरेज कंज्यूमर से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। राइट या वेलकम जैद भाई, रेडी हो? थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद, प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से। फ्रेंड्स, अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, जो कि एक एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। ब्रॉडली एफएमसीजी सेक्टर जो होता है ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है। मींस एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छा खासा जीडीपी में हमारे पार्टिसिपेट करता है। अब जो एफएमसीजी सेक्टर है इसको हम आगे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें कि आपका फूड एंड बेवरेजेस आता है, हेल्थ केयर आता है एंड हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर आता है। एंड जो गोदरेज सीपी है वो किस में बिलोंग करता है? पर्सनल केयर सेक्टर में। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इस सेक्टर में पर्सनल केयर सेक्टर में ही लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 17 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका टोटल मार्केट कैप अराउंड 4 लाख करोड़ का है। ये 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप की जो कंपनीज है वो सेल्स कितना करती है? लास्ट ईयर 2022 में इन्होंने सेल्स किया है तकरीबन 50,000 करोड़ का और टोटल प्रॉफिट किया है तकरीबन 8,000 करोड़ का। राइट फ्रेंड्स, ये तो रहा सेक्टर का ग्रॉसली कैसा सेक्टर है। अगर हम स्पेशली पर्सनल केयर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात करें तो मिड टर्म में इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 12% का रहा और लॉन्ग टर्म में तकरीबन 14% से ही पूरा सेक्टर की कंपनीज ने ग्रोथ दिया सेल्स में। फ्रेंड्स, आखिर ये ग्रोथ दिया क्यों? अगर हम इसके कुछ बूस्टर्स के बारे में बात करें, मतलब वो क्या चीज है जो इस सेक्टर को ग्रोथ दे सकती है, तो सबसे पहले हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। राइट, सेकेंड थिंग इजी एक्सेस, मतलब कि अब हमारे पास आसानी से चीजें मिल जाती है। जैसे पहले हमें दुकान पे जाना पड़ता था, अब हमें ऑनलाइन चीजें मिल रही है। पहले स्पेशली कहीं पे जाके आपको लेना पड़ता था, अब हर गली नुक्कड़ में दुकानें हैं। मीन्स सबको आसानी से मिलने वाली चीजें, साथ के साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मीन्स पहले हम उतना प्रीमियम प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, अब हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से हमें इस सेक्टर में एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये हम इस ग्रोथ को हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आने वाले समय में तकरीबन 12% का ग्रोथ हम इस सेक्टर से उम्मीद कर ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस सेक्टर के टोटल मार्केट कैप के शेयर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जाता है डाबर के पास, देन आता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, देन इसका अगला मार्केट शेयर जो होता है वो होता है सेल्स में। सेल्स में सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है फ्रेंड्स? 24% का सेल्स कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड देन आता है डाबर। और इसी तरह हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी सबसे बड़ा हिस्सा जाता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास। फ्रेंड्स, मींस ये कंपनी सेल्स में और प्रॉफिट में एक अच्छा मार्केट शेयर रखती है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इसके अलग अलग क्वालिटी फिल्टर्स को देखें आगे तो हमें अलग अलग क्वालिटी फिल्टर्स में क्या लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी में क्या आना चाहिए? नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल हम देखेंगे। देन आता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी में हमें कितना मिलता है? सॉल्वेंसी में हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड देन हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। फ्रेंड्स, इन सब रेशियो को अगर हम फिल्टर करें तो हमारी कंपनी को मिलते हैं तकरीबन 8.5 स्टार्स। और ये कैसे मिले? अगर इसको हम देखें थोड़ा डिटेल में तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का तकरीबन 15% का है। अगर हम देखें करंट रेशियो तो करंट रेशियो 1 से ज्यादा अच्छा होता है और करंट रेशियो हमें मिल रहा है 1.4 का। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब अपने सेल्स का कितना परसेंट वो उधारी में दे रही है या क्रेडिट पे दे रही है। उसमें 9% का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का है, 9% का ट्रेड रिसीवेबल, जो कि एवरेज अच्छा है। देन आता है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी में गोदरेज कंज्यूमर पे 11% का डेब्ट है इक्विटी के बराबर निस्बत। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पे 0% डेब्ट है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इस मामले में अच्छी होती है। जितनी इंडियन कंपनीज है उसमें भी डेब्ट है, बट ये 11% का जो डेब्ट है ये कंफर्टेबल डेब्ट है। राइट फ्रेंड्स, देन हमारा आता है आईसीआर। आईसीआर क्या कि अपने फाइनेंस कॉस्ट का कितने परसेंट कंपनी कमाई है, तो उसको देखते हैं। आईसीआर का तो 19 टाइम्स का आईसीआर, ये भी एक अच्छा आईसीआर है। यहाँ पे हमें बाकी कंपनीज में और बेटर आईसीआर है, बट 19 पे कंफर्टेबल आईसीआर है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है
वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 15% का दे रही है। ये जो 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी कंफर्टेबली रिटर्न ऑन इक्विटी है। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या था फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा है रिटर्न ऑन एसेट, मींस अपने एसेट्स पे कितना परसेंट ये रिटर्न दे रही है, वो अपने एसेट का 11% रिटर्न दे रही है। ये भी कंफर्टेबल रिटर्न ऑन एसेट है। फ्रेंड्स यहां से अगर हम रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी जो है वो 17 टाइप्स का है। मींस ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स के हिसाब से ये कंपनी एक कंफर्टेबल जोन में है। बट फ्रेंड्स अगर हम स्पेशली गोदरेज कंज्यूमर के बारे में जानना चाहें तो गोदरेज कंज्यूमर को जानने से पहले हमको गोदरेज के बारे में जानना चाहिए कि जिसको शुरू किया था 1987 में अदिशी गोदरेज और फिरोज शाह गोदरेज ने। उसके बाद में इस कंपनी में 5 मेजर कंपनीज है, जिसमें कि आप गोदरेज इंडस्ट्री को जानते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड गोदरेज एंड एमएफजी कॉर्पोरेट लिमिटेड। फ्रेंड अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के ही बारे में बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक 1920 में गोदरेज ने अपने होम केयर एंड पर्सनल बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब उन्होंने तब एक इनोवेशन लाया था कि जब सब लोग एनिमल फैट का यूज करते थे, तब गोदरेज जी ने वनस्पति की तेल का यूज करते हुए इन्होंने एक नया साबुन बनाया। तो ये उस समय से ही इनोवेटिव है। देन इन्होंने 2001 में रिमर्जर हुआ कंपनी से, वहां से निकल के आई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और आज इस कंपनी के पास में अपने अलग से ही टॉप ब्रांड है। अलग टॉप ब्रांड में जिनमें आप हिट जानते हैं, जिनमें आप गोदरेज हेयर कलर जानते हैं, गुड नाइट जानते हैं। फ्रेंड्स ये सब अच्छे ब्रांड इस कंपनी के पास हैं। अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो गोदरेज के पास मेजरली 2 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक होम केयर का, एक पर्सनल केयर का। होम केयर में जिसमें हिट वगैरह आते हैं, पर्सनल केयर में जिसमें हेयर कलर है, हैंड वॉश वगैरह आते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इस कंपनी का बिहेवियर देखें, मींस बिहेवियर हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसा बिहेव किया, तो पिछले 20 सालों में तकरीबन 18% के सीएजीआर से 27 टाइम्स इसने सेल्स बढ़ाया। फ्रेंड्स अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी पिछले 20 सालों में तकरीबन 21% के सीएजीआर से 42 टाइम्स किया। बट फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि 2019 के बाद में इसके प्रॉफिट कुछ टूट गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे इतने टूटने के बावजूद अभी तक हमने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देखा है। क्या इस बार हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखेंगे? इसको हम आगे ट्रेंड में देखेंगे, क्या ये ट्रेंड जा रहा है लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की तरफ की नहीं, राइट फ्रेंड्स? तो ये जो प्रॉफिट और सेल्स था, इसका इफेक्ट हमको कहां देखने को मिला कि इस कंपनी ने हमारे पैसे बना के दिए। मींस पिछले 20 सालों में इस कंपनी ने अपने 1 लाख को बढ़ा के तकरीबन 1.25 करोड़ कर दिए। ये 1.25 करोड़ के साथ इसने कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दिया, राइट फ्रेंड्स? तो मतलब कि ये कंपनी एक मल्टीबैगर थी। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, फ्रेंड्स एक मल्टीबैगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाता है कि प्रमोटर्स के पास 63% शेयर के अलावा जो बचे हुए शेयर्स हैं वो डीआईआई और मेनली एफआईआई के पास में है। और जो एफआईआई है उसमें भी बड़े नाम क्या है, ब्लैक रॉक और फर्स्ट स्टेट जैसी बड़ी एफआईआई भी इसमें इन्वेस्टेड, राइट फ्रेंड्स? तो मतलब यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बड़े शेयर होल्डर्स का है। अगर हम H1 रिजल्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सेल्स में 8% का ग्रोथ मिला हमें हाफ ईयरली में, बट एक्सपेंस में ग्रोथ आया 14% का। मीन सेल्स से ज्यादा एक्सपेंस ग्रोथ क्या, इसका इफेक्ट हमको कहां देखने को मिला? इसका इफेक्ट हमको देखने को मिला इसके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन पे। प्रॉफिट -21% से टूट के साथ के साथ मार्जिन भी गिर के 11% पे मिले। मींस हमें यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और ये इनलाइन रिजल्ट नहीं है, राइट फ्रेंड्स? अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, फ्रेंड्स सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया, तकरीबन 58% के आसपास का रेवेन्यू इंडिया से आता है। देन सेकेंड जो जनरेट होता है वो होता है अफ्रीका से। अगर हम यहाँ पे ग्रोथ को देखें तो इंडिया में 10% का ग्रोथ मिला और अफ्रीका में 14% का ग्रोथ मिला। बट एक नेगेटिव चीज भी है, इंडोनेशिया जैसा इमर्जिंग मार्केट, वहां पे हमें देखने को मिला कि वहां पे -8% का ग्रोथ हमको देखने को मिला रेवेन्यू में। फ्रेंड्स अगर हम इसके एबिटा मार्जिन को देखें तो ये जो मार्क पड़ी है इन्फ्लेशन वगैरह की, वो हमें एबिटा मार्जिन पे भी देखने को मिलती है कि मींस हर जगह इंडिया में भी एबिटा घट के आए, इंडोनेशिया में भी एबिटा घट के आए, और ओवरऑल सब जगह पे इसका एबिटा घट के आया। मींस यहाँ पे मार्जिन गिरे हैं, इसके रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के जैसे नहीं आए। फ्रेंड्स अगर हम इसके सेगमेंटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, मींस मेजरली की कंपनी खर्च कहां करती है, तो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है इस कंपनी का मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में इसका एक्सपेंस बढ़ के आया है तकरीबन 15% से। सेल्स बढ़ के कितना आया था? 8% से टोटल सेल्स बढ़ के आया, और जो इसका मेजर कॉस्ट है वही 15% से बढ़ के आया। तो इसका इफेक्ट हमको देखने को मिला इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे 44% का एक्सपेंस बढ़ाया है। मींस ये अग्रेसिव है अपने एडवर्टाइज के लिए, राइट फ्रेंड्स? सेकेंड थिंग, अगर हम इसमें मैनेजमेंट कमेंट देखें, अपने H1 रिजल्ट में मैनेजमेंट कमेंट ने साफ साफ बताया है कि ये जो ग्रोथ हमको मिली है 8% का,
ये मेनली जो है वो प्राइस इंक्रीज किया उसकी वजह से मिली है। साथ के साथ मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया कि रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन हुआ, मतलब जो महंगे मटेरियल उन्होंने खरीदे थे इसकी वजह से, साथ के साथ मार्केटिंग एक्सपेंस जो इन्होंने किए हैं ज्यादा उसकी वजह से, और इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका में जो इनका बिजनेस नहीं आया, इन सब वजह से इनका मार्जिन टूट के आए हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके इनके फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में बात करें तो इनको ये एक्सपेक्टेशन है कि जो इन्फ्लेशन है वो धीमे धीमे सुधर रहा है, तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। साथ के साथ जो ये अग्रेसिवली मार्केटिंग वगैरह में काम कर रहे हैं, यहां से इनको रिजल्ट मिलने की बहुत उम्मीद है। प्लस ये अपने कंट्रोलेबल कॉस्ट है उनको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम आगे आने वाले रिजल्ट्स में देखेंगे क्या ये अपने इन एफर्ट्स में इफेक्टिव हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो हो पा रहे हैं तो हम फिर इसमें एक अच्छा बूम आते हुए देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद में हम देखते हैं इसके करंट ट्रेंड को कि H1 रिजल्ट का ट्रेंड कैसा रहा। अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो 9 मंथ में जहां पे सेल्स में 14% का ग्रोथ रहा, 11% का ईयर एंड में हमने देखा, 8% का क्वार्टर वन में देखा, और H1 में भी हमने 8% का ग्रोथ देखा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड तक कंपनी तकरीबन 7-8% का ग्रोथ तो हमें सेल्स में दे। साथ के साथ हमने 9 मंथ में देखा कि सेल प्रॉफिट 5% से बढ़ के आए, ईयर एंड में 4% से बढ़ के आए, क्वार्टर वन में -17% रहा, H1 में -21% का आया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड तक -18% का रहे, मींस जो हमारे मार्जिन है वो 11% के अराउंड स्टेबल रहे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मींस हमारी करंट एक्सपेक्टेशन क्या है? करंट एक्सपेक्टेशन में हम सेल्स में 7% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मार्जिन 11% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म में हम 30% का सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तकरीबन 13-14% का मार्जिन, अपने हिस्टोरिकल मार्जिन की तरह कंपनी वापस से मेंटेन करे, हम इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इस एक्सपेक्टेशन के हमारे हिसाब से हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या कहता है? हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन कहता है कि भले ये कंपनी इस साल लाइफ टाइम हाई सेल्स करे, तकरीबन 13,000 करोड़ का लाइफ टाइम हाई सेल्स करे, बट इस साल हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देखने वाले हैं। हम प्रॉफिट टूट के देखने वाले हैं तकरीबन 1400 करोड़ का। बट फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी 2030 तक तकरीबन 34,500 करोड़ 35,000 करोड़ का सेल्स कर रही होगी और प्रॉफिट भी 2025 तक हम लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट के आसपास पहुंचने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एंड 2030 तक तकरीबन 4,500 करोड़ का प्रॉफिट हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन। बट चार्ट हमें क्या बताता है ये भी देखना जरूरी है। फ्रेंड, चार्ट में हम इस कंपनी में एक अच्छा प्रेशर देख रहे हैं कि क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट टूट के आ रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये वापस से अपने लोअर रेंज की तरफ जाती हुई दिख रही है। 732 के आसपास अगर ये कंपनी हमें खरीदने को मिलती है तो ये अच्छा बाइंग रेंज होगा। बट हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे नियर टर्म में? नियर टर्म में हम इसमें रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम बूम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो नियर टर्म हमारा टारगेट तकरीबन 1100 का होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना होगा? पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा 1% का। पहले हम पोर्टफोलियो एलोकेशन कितना देते थे फ्रेंड्स? पहले हम पोर्टफोलियो एलोकेशन देते थे 2% का। ये 1% क्यों किया? बहुत से पॉइंट्स हैं। जैसे इस कंपनी का मेन जो प्रोडक्ट आता है, जो मेन रेवेन्यू आता है इंडिया में, वो कहां से आता है? इंसेक्टिसाइड्स, वो मच्छर मारने और जो कॉकरोच वगैरह जो है ना, ये इंसेक्टिसाइड्स जो है, इसको जो होम केयर के प्रोडक्ट्स है उससे इसका मेन रेवेन्यू आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी हम स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स अभी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी जो डिमांड है उसको घटते हुए देख रहे हैं, नंबर 1, जिसका कि हम प्रॉफिटेबिलिटी में भी इफेक्ट हमने देखा। राइट फ्रेंड्स, सेकेंड चीज, हमको यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दैट इज वाई हमने इसका पोर्टफोलियो जो एफएमसीजी सेक्टर में जो हम लगाते थे उसमें से इस पर्टिकुलर कंपनी में हमने अपना पोर्टफोलियो कम किया। बट ये जो कम किया पोर्टफोलियो है ये हमने लगाया कहाँ पे? ये हमने लगाया जैसे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट का, तो वहां पे हम अपना पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स वो कैसे, उसका रिजल्ट कैसा रहा? अगर आप उसके रिजल्ट को जानना चाहते हैं तो लिंक में उसका एक डिस्क्रिप्शन है, उसका रिजल्ट सुभाष भाई प्रेजेंट कर चुके हैं, तो हम उस रिजल्ट को आप लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये जो पूरा वीडियो था ये एक स्टडी पर्पस के था। प्लीज बाइंग एंड सेलिंग से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू। पीयूष सर। ओके, तो डेटा अभी हम सब लोगों ने दोस्तों देखा गोदरेज कंज्यूमर का, और यस काफी डेप्थ पे डेटा स्टडी किया है जैद भाई ने। मैंने जो जैद भाई के पूरे जो प्रेजेंटेशन में से जो पॉइंट लिए वो ये है कि गोदरेज ऑब्वियसली एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ अब तक इसमें बहुत अच्छा था, हम लोग वर्षों से इसमें निवेशक है। अब कुछ और अपॉर्चुनिटीज यही सेक्टर में खुलती जा रही है। जैसे वर्षों पहले हमारे पास एडिबल ऑयल में इन्वेस्ट करने लायक कोई कंपनी नहीं थी,
राइट, डायरेक्ट एडिबल ऑयल में, क्योंकि जो थी वो लिस्टेड नहीं थी। फिर हमने देखा अदानी और पतंजलि जैसी कंपनी आई। तो यही जो एफएमसीजी सेक्टर है, इसमें एक ग्रोइंग सेक्टर हमें मिला। तो पतंजलि में हमें थोड़ा स्टेक इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो भी डेट फ्री है और बढ़िया ग्रोथ उम्मीद करेंगे। हमने टाटा कंज्यूमर को इस तरफ आते हुए देखा, वो नहीं थे पहले पैकेज फूड में, तो टाटा कंज्यूमर में भी पैसा किधर से डालेंगे। अब दोस्तों, अगर गोदरेज हमें पतंजलि और टाटा कंज्यूमर से ज्यादा ग्रोथ दे, तो यह हमें गोदरेज में देना चाहिए पैसा, पर ऐसा नहीं है। पतंजलि और टाटा कंज्यूमर जो सेगमेंट में डील करते हैं, वहां पे हमें गोदरेज से ज्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस है। तो इसलिए गोदरेज को 1% वेटेज दे रहे हैं, और पतंजलि और टाटा कंज्यूमर को दूसरी जगह से भी वेटेज कम करके यहाँ पे वेटेज देना पड़ा है। तो अब एफएमसीजी में आपके पास वाइड चॉइसेस है, और अब ये जो सेक्टर है, यहाँ पे ग्रोथ अच्छा मिलेगा। आपको ध्यान होगा, हम वर्षों पहले कहते थे कि पैकेज फूड में खाली 2 कंपनियां थी, नेस्ले एंड ब्रिटानिया। अब मल्टीनेशनल है, यहाँ पे हम एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ उम्मीद नहीं करेंगे। बिस्किट में कर सकते हैं हम लोग आपके ब्रिटानिया में, राइट, पर दूसरे प्रोडक्ट में क्या करें, देयर वर नो अपॉर्चुनिटीज। पर देखो अपॉर्चुनिटीज खुल के आ रही है। तो अभी से दोस्तों बढ़िया मौका है, हम अलग अलग जगह पे अगर एक्यूमुलेट करके रखेंगे, तो जब वापस इकोनॉमी सेट हो जाएगी, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, तब चलने के टाइम पे सबको चलना है, गोदरेज को चलना है, दूसरी सब कंपनी को चलना है। पर हमारा जो एलोकेशन है, वो अगर ग्रोथ और क्वालिटी में को ध्यान में रख के आएगा, तो दोस्तों पैसा ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ना तो हर जगह है, बराबर। हम चाहते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट हो, तो इसी को ध्यान में रख के हमने ये वेटेज भी एडजस्ट किया है। बाकी ओवरऑल सैयद भाई के हिसाब से देखो, ट्रेंड बिगड़ा हुआ है, Q2 का नहीं, Q1 में भी यही हाल था, Q4 में भी यही हाल था। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू है, बिगड़ा ट्रेंड, राइट। अभी तक हमने ट्रेंड में अपमूव नहीं देखा है, ना डिमांड सुधरी है, ना प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है। तो आपके पास अगर है, ऐड करने हैं, डेफिनेटली जब आपको ट्रेंड इंप्रूवमेंट आते दिखे, तब आप कर सकते हो, बराबर है। बाकी ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन वाज वंडरफुल। अब इसके साथ जैद भाई कुछ प्रश्न है, राइट, अपने जैसे अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, जहां पे ज्यादातर लोगों की जो क्वेरी आती है, तो हमने गोदरेज कंज्यूमर रिलेटेड कुछ क्वेरीज हमने ऑलरेडी लिख के रखी है। जैसे लोगों का प्रश्न रहता है, इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अ गुड बाय? तो मुझे लगता है ये जवाब लोगों को मिल चुका होगा, बराबर जैद भाई? यस सर। या है गुड बाय, क्यों नहीं, अच्छी कंपनी है, राइट। राइट सर। हाँ, कुछ कहना चाहते थे आप? सर बेसिकली गोदरेज के पास हिस्ट्री है, मींस कुछ कंपनीज होती हैं जो हिस्टोरिकली स्ट्रांग जो मैनेजमेंट वाली होती है, राइट। बट जो भी गुड बाय के लिए जाते हैं, उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो जिस सेक्टर में जो पैसा एलोकेट कर रहे हैं, तो आप सब कुछ नहीं ले सकते हैं, बराबर। तो आपको पैसा ऐसी जगह एलोकेट करना चाहिए, उस तरह सोच के करना चाहिए कि आपको ग्रोथ कहाँ से ज्यादा मिले, इसका जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर देखो, गोदरेज का हिस्ट्री में ये भी है कि उन्होंने जो बनाया वो ब्रांड बनाया है ना। देखो एसर, यस सर, एयर करके जो उनका परफ्यूम आता है ना, और गाड़ियों में हम यूज करते हैं, जी सर, तो उनकी एकदम फेमस है, इंडोनेशिया में भी और इंडिया में भी, राइट सर, तो वर्षों से देखी हमने ऐड। ब्रांड प्रोडक्ट ये लोग अच्छी बनाते हैं, तो फ्यूचर इनका अच्छा ही है, बराबर ना। यस सर। और दूसरा एक प्रश्न रहता है जैद भाई की, लोगों का क्वेरी है, गोदरेज कंज्यूमर टूट क्यों रहा है? इसका आंसर सिर्फ ये है कि रिजल्ट भी टूट रहे हैं। बराबर। अगर रिजल्ट पे अपटिक आएगा, तो फिर आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, बराबर। रिजल्ट ट्रैक करना जरूरी है। प्लस जो इसका एक और मेजर जो मुझे लगता है कि जो पर्सनल प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट्स है ना, उसकी डिमांड उतना अग्रेसिव नहीं मिल रही। बराबर, राइट। गुड नाइट वगैरह में थोड़ा लो हो रहा है ग्रोथ। हाँ, थोड़ा लो हो रहा है, राइट। और हम लोग भी देख रहे हैं जैद भाई, देखो पहले, आज अगर 10 साल पहले का चित्र देखे, आज का चित्र देखे, तो घर के आसपास स्वच्छता बढ़ी है जी, पानी बहुत देखने को नहीं मिलेगा गिरा हुआ, तो ये सबसे भी तो मच्छरों का उपद्रव कम रहता है, बराबर कि नहीं। तो जो इनकी मेन प्रोडक्ट थी गंदगी में, वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी, पर वो क्लीनलीनेस में थोड़ी ना, मतलब उतना पुंग रह सकता है वो प्रोडक्ट का, सीजनल हो जाता है फिर, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी सवाल आपके प्रेजेंटेशन में मिल गया होगा। तीसरा एक हमने लोगों का अहम सवाल देखा है, वो पूछते हैं, इज गोदरेज कंज्यूमर अ डेब्ट फ्री कंपनी? आपने प्रेजेंटेशन में कवर किया है, बराबर है, मिल गया होगा, पर फिर भी आप क्या कहोगे इसका वन लाइनर? सर ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। बिल्कुल सही है। देखो, इसको डेब्ट फ्री नहीं बोलेंगे, पर ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, लो डेब्ट है, बराबर। लो डेब्ट, कंफर्टेबल। या इज गोदरेज कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनी? तो आपने शुरुआती उससे की थी, बराबर ना, तो बराबर है, ये भी मतलब क्लियर हो गया लोगों को। फिर इस साल गोदरेज कंज्यूमर के भाव गिरेंगे क्या? सर अभी हमको एक थोड़ा सा करेक्शन महसूस होगा, बिकॉज रिजल्ट अभी उतने अच्छे नहीं आए,
राइट और इसीलिए हम लोग रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ना कि अपने टारगेट्स की। राइट, बराबर है, मतलब अभी हम करेक्शन उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, बराबर, उम्मीद कर रहे हैं सर अभी। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। तो ओवरऑल चलो, मेरे को लगता है जो लोगों ने अलग अलग ग्रुप में क्वेरी लिखी थी वो भी क्लियर हो गई होगी, और गोदरेज कंज्यूमर जिनके पास है या जिनके पास नहीं है वो एक अच्छा डिसीजन मेरे ख्याल से ले पाएंगे। राइट सर भाई, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।